अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज एक बार फिर मेरे साथ अमीन अनवर मौजूद है। आज 8 साल के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डॉक्टर आसिम हुसैन, जो कि साबिक वफाकी वजीर है, और इसके अलावा साबिक वफाकी वजीर कादर पटेल साहब, MQM के 3 रहनुमाओं के साथ साथ पासबान के रहनुमा को भी जो है वो बरी करने का एक फरमाना जारी करवाया है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से। मुकदमा था क्या, 8 साल तक उनको इस मुकदमे में बरियत का इंतजार क्यों करना पड़ा? ये सारी तफसीलात जानेंगे अमीन अनवर से। अमीन, आपका बहुत शुक्रिया। 8 साल पहले जब डॉक्टर आसिम हुसैन और उनके दीगर जो लोग थे, उनको जब गिरफ्तार किया गया, मुकदमात बनाए गए, तो एक भरमार सी थी। रोजाना ऐसी खबरें चलती थी जो आजकल जो है वो इमरान खान या उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा चलने और खबरें चल रही होती है। तो एक तो ये इब्तदाई तौर पर बताइएगा कि मुकदमा उनके खिलाफ था क्या और बरियत में 8 साल क्यों लगे उनको? जी देखिए शाहिद हुसैन साहब, ये 2015 से ये जो कराची में सिलसिला शुरू हुआ था, कराची ऑपरेशन जो शुरू हुआ था, जिसमें MQM के अलावा पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुए थे। और डॉक्टर आसिम को जब रेंजर्स ने गिरफ्तार किया था, उसके बाद उन्हें जो रेंजर्स को खुसूसी इख्तियारात हासिल थे 11EE के तहत 90 डेज डिटेंशन के बाद, जब उन्हें उनके ऊपर ये 3 मुकदमा कायम किए गए थे, जिसमें से एक इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा कायम किया गया था कि उन्होंने अपने अस्पताल में जो है वो दहशतगर्दों को इलाज की सहूलत फराहम किया। और इसमें जो है वो जो दीगर पार्टियों के रहनुमा हैं, उनके कहने पर उनके फोन कॉल्स जाती थी कि ये फलां मुलजमान जो है वो दहशतगर्द आ रहे हैं, उनको इलाज की सहूलत फराहम की जाए। जिसमें जैसा कि आपने पहले बताया कि इस केस में MQM के 3 रहनुमा, जिसमें अब MQM पाकिस्तान में शामिल है, अनीस कायम खानी है, रऊफ सिद्दीकी है और वसीम अख्तर है, जो साबिक सूबाई वजीर दाखिला भी है और मेयर भी रह चुके हैं वसीम अख्तर। और इसके अलावा जो दीगर मुलजमान है, उसमें डॉक्टर आसिम, जो पीपल्स पार्टी के आजकल इंतहाई एक अहम और सीनियर रहनुमा आप कह सकते हैं। इसके अलावा वफाकी वजीर कादर पटेल, साबिक वफाकी वजीर, और पासबान के उस्मान मौजूद। और इसमें MQM के जो शहजाद सलीम थे, जिनका इंतकाल हो चुका है, उन्हें भी इस केस में नामजद किया गया था, लेकिन चूंकि इनका इंतकाल हो चुका है तो उनका केस पहले ही खत्म कर दिया गया है। तो 8 साल का अरसा लगा है शायद साहब इस केस को यहाँ तक पहुंचने में। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जब ये रिमांड स्टेज पे था ये केस, तो इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जो मुंतजम जज थे नेमतुल्लाह फुलपोटो साहब, जस्टिस नेमतुल्लाह फुलपोटो साहब, उनके सामने भी यही 497 की रिपोर्ट जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अल्ताफ हुसैन ने पेश की थी, लेकिन अदालत ने मुस्तरद कर दी थी वो रिपोर्ट और कहा था कि ट्रायल होगा, कोग्निजेंस लिए जाएंगे। जिसके बाद मुकदमा जो है वो इंसदादी दहशतगर्दी अदालत नंबर 2 का मुंतकिल हुआ। उसके बाद मुलजमान की बेल कंफर्मेशन पे जब थी, तो उस वक्त ये जमानत जो है वो मुस्तरद की गई थी और तमाम मुलजमान को जो है वो कमरा अदालत से गिरफ्तार किया गया था, जिसमें कादर पटेल जो है वहां पर मौजूद नहीं थे जब ये हुआ था ये मामला। तमाम दीगर रहनुमाओं को जो है वो इस केस में जेल की हवा भी खाना पड़ी। और अब अचानक से सिंध हुकूमत के महकमा दाखिला और प्रोसिक्यूशन को याद आया कि वो 497 जो है वो अभी भी एप्लीकेबल है, लिहाजा फरवरी में ये जो है वो मामला स्टार्ट कर दिया गया था कि इसको आगे कोर्ट में ले जाया जाए। और उसके बाद हमने देखा कि प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त पर जो है अदालत ने जो इस केस के मुद्दई मुकदमा थे रेंजर्स के जो अफसर थे इनायत हुसैन, उन्हें भी नोटिस जारी किए, लेकिन मुलजमान के वकला के मुताबिक वो अपना बयान रिकॉर्ड कराने नहीं आए। तो मुताबिक बार नोटिस के बावजूद आज अदालत ने ये जो 497 की एप्लीकेशन फाइल की गई थी होम डिपार्टमेंट की जानिब से, उस पर फैसला सुनाया और वो अलाउ करते हुए तमाम मुलजमान के खिलाफ जो केस था वो अब खत्म हो चुका है। तहरीरी ऑर्डर अभी तक जारी नहीं हो सका है, जैसे ही वो जारी होगा तो मजीद हम तफसीलात अपने नाज़रीन के सामने एक चीज बताइएगा कि जैसे ये तो ये बात तय है कि जैसे आसिफ जरदारी साहब या दीगर के खिलाफ प्रोसिक्यूशन या रियासत केस वापस ले लेती थी तो वो बरी हो जाते थे, तो ये बरी हुए रियासत के केस वापस लेने के ऊपर। तो इसके अलावा जो दीगर गवाह थे, जो मुलजमान के वकला हैं, वो अदालत को बार बार बताते रहे कि कई ऐसे गवाह थे जो मुकदमे में जिनको शामिल किया गया था, वो खुद भी बयान रिकॉर्ड कराने नहीं आए। तो इसका मतलब ये है कि गवाह अगर सच्चे होते तो आके बयान रिकॉर्ड कराते, फर्जी गवाहों को शामिल किया गया था। और दूसरा उनका जो इब्तदाई रिपोर्ट थी, जिसमें GIT की रिपोर्ट थी, कुछ 164 के बयानात भी इस केस का रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए गए, उसको उनमें भी कोई सदाकत नहीं थी। क्या कुछ ऐसी बात है? क्योंकि वो भी अदालत में बयान रिकॉर्ड कराने के लिए नहीं है।
जी बिल्कुल, आपको याद होगा कि जो ज़ियाउद्दीन अस्पताल के एक अहम जो मुलाजिम थे, मेरे ख्याल में डॉक्टर यूसुफ शायद नाम था उनका, जिनका 164 का बयान रिकॉर्ड हुआ था। इसके अलावा डॉक्टर आसिम की अपनी JIT थी और उनका वीडियो स्टेटमेंट भी था। इन तमाम मामला जो है वो सामने रखे गए थे, लेकिन अब चूंकि पॉलिटिकल सिनेरियो एकदम से आपको पता है तब्दील हो गया है और हुकूमत भी 5 साल अपने पूरे कर चुकी है पीपल्स पार्टी की, तो ये सिलसिला। और इसके अलावा जो आपने बात की कि प्रोसिक्यूशन में 6 जो विटनेसेस थे प्रोसिक्यूशन के, वो गिव अप कर दिए थे, जिसके खिलाफ मुल्जिमान ने यहाँ कर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी कि इन प्रोसिक्यूशन विटनेसेस को जो 6 हैं जो गिव अप किया गया है, इन्हें गिव अप ना किया जाए, क्योंकि मुल्जिमान के वकील ये समझते थे कि इनकी गवाही मुल्जिमान के हक में आएगी और ये केस जो है वो बरियत की तरफ जाएगा। लेकिन जब ये मामला नहीं बन सके तो फिर ये इनिशिएटिव लिया गया है कि 497 फाइल की गई है होम डिपार्टमेंट ने जो है वो आला हुकाम से उसकी मंजूरी ली और उसके बाद प्रोसिक्यूशन ने फाइल की थी और आज जो मंजूर की गई है अदालत की जानिब से और तमाम मुल्जिमान को बिलाखिर। अच्छा, इससे थोड़ा सा मैं आपका टाइम ज्यादा ले रहा हूँ लोगों को समझने के लिए, क्योंकि डॉक्टर आसिम, अनीस कैम खानी, वसीम अख्तर, रऊफ सदीकी, इसके अलावा कादिर पटेल और सलीम शहजाद हूँ या उस्मान मौजम साहब हूँ, इनको आपको पता है कि एक दिन भी अगर किसी को अदालत जाना पड़े तो कितनी मुश्किल होती है। हर डेट्स पे इनको अदालतों में चक्कर लगाने पड़े, पेश होना पड़ा, बड़ी ख्वारी होती है। आपको पता है अगर 1-2 डेट पे नहीं आते तो उसके बाद फिर वरंट गिरफ्तारी जारी हो जाते हैं, जेल भी गए, मुल्क से बाहर जाना हो, इलाज के लिए जाना हो या कुछ हो तो तब भी अदालत से पूछ के जाना पड़ता है। यानी कि एक मुकदमे में आदमी अगर नामजद हो जाए तो उनको कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ये वो शख्सियात थी, इनको ये सारी चीजें मुश्किलात भुगतना पड़ी, बड़ी अदियत थी। लेकिन इसके अलावा बानी एमक्यूएम की जो तकरीरों के केस हैं कई मुकदमात में, वो भी इसी नौयत के हैं। इससे ये अवाम में तासुर जाता है। अवाम ये समझती है कि रियासत जब किसी से नजरें फेर लेती है तो उसके बाद फिर उनको तवील अरसे तक उनके रहनुमाओं को, उन सियासी जमातों को लंबे अरसे तक उनको रगड़े खाने पड़ते हैं और उसके बाद जब रियासत की नजरें करम होती है तो फिर इसी तरह 8-10 साल के बाद लोग जो छूट जाते हैं। तो इस बात में कितनी जान है, क्योंकि उन मुकदमात में भी ना जो मुद्दई थे वो आज तक अदालतों में नहीं आए, कई केसेस में गवाह नहीं है, इसी वजह से कई केसेस में बरी हो चुके हैं। फारूक सत्तार साहब, आमिर खान हो या कई ख्वाजा इजहार साहब भी वगैरह, ये बरी हो चुके हैं। जी बिल्कुल, आपने जैसा कि कहा कि इतना अरसा मुल्जिमान को अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जरूर इस हवाले से भी कानून साजी होनी चाहिए कि भाई अगर इस तरह के जो फ्रिवोलस केसेस हैं जो सिर्फ कोर्ट का टाइम जाया करने के लिए या प्रोसिक्यूशन को या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए बनाए जाते हैं, अगर कल को वो साबित नहीं होते या इस तरह जैसा कि आज ये केस वापस लिया गया है इस पर, तो इस तरह प्रोसिक्यूशन के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए। ये रिवॉर्ड की बातें तो जरूर कहते हैं कि अच्छी प्रोसिक्यूशन हुई, कन्विक्शन हुई, तो जब इस तरह की चीजें होगी तो 8 साल आपने देखा कि 8 साल ये मुकदमा जेर समाअत रहा, कितनी पेशियां हुई होंगी और इसमें कितने जो है प्रोसिक्यूटर तैनात रहेंगे, अदालती अमला है, जज साहब की तनख्वाह है, रोजाना के अखराजात मिला के इसका हिसाब तो करोड़ों जब खर्च टीवी पे चलती है तो वो तमाम लोग कितनी अजियत का शिकार होते हैं, कितनी उनको तकलीफ होती है, पूरा खानदान एक मीडिया ट्रायल होता है तो कितना मुश्किल काम होता है। हम सब उसका हिस्सा रहे, खबरें चलाते रहे आपके सामने। बिल्कुल, जो भी कार्रवाई होती रही है हमारा काम है जो उसको रिपोर्ट करना और हम वो रिपोर्ट भी करते रहे। अगर कोई इल्जाम लगता था वो भी चलाते थे, आज बरी हुए तो तभी हमने टीवी पे चलाया। जी बिल्कुल, जो कोर्ट की कार्रवाई हुई है हमने वो भी रिपोर्ट की है। इससे पहले जो इस केस में होता रहा है वो भी हकायक आवाम के सामने हम रखते रहे अपने टीवी चैनल्स के जरिए भी, और आज भी ये बात कर रहे हैं कि 8 साल ये जो ट्रायल फेस किया है और अब जाके ये जो दोबारा केस वापस लिया गया, तो इसमें यकीनन किसी न किसी की जिम्मेदारी तो आयद होनी चाहिए, किसी न किसी पर तो ये जिम्मेदारी आयद होती है। तो या तो वो केस चल नहीं जाता, फाइनल आर्गुमेंट पे था, स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज पे था, उसको कंक्लूड होने देते, बरी होते या जो भी होता, कन्विक्शन होती, लेकिन इस स्टेज पे जाके केस वापस लेने से कई सवालात भी खड़े हो रहे हैं। और अगर कल को मुद्दई मुकदमा जाके हाई कोर्ट में भी इस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं कि उनकी तो गवाही ही नहीं हुई, उन्हें नोटिस सर्व ही नहीं है, और बहुत सारी जो ग्राउंड्स है वो लिए जा सकते हैं। और इस केस में अभी भी मैं कहता हूँ कि कुछ ना कुछ जब भी हालात बदलते हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जो पॉलिटिकल मूव्स होते हैं, जो सियासी कश्मकश होती है, उसको देख के फैसले किए जा रहे होते हैं कि कभी किसी पार्टी का अच्छा वक्त चल रहा होता है तो कभी दूसरी पार्टी का अच्छा वक्त चल रहा होता है। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए तमाम इकदाम लिए जा रहे हैं। अमीर, अक्सर लोग कहते हैं जी रियासत तो मां जैसी होनी चाहिए, लेकिन ये पाकिस्तान की रियासत ऐसी, ऐसा लगता है कि सोतेली मां जैसी है, जब चाहती है रगड़ा लगा लेती है, जब चाहती है सीने से लगा लेती है। आपने सारी तफसीलात सुनी, वो किसी और ने भी कहा था कि ये रियासत तो डाइन बनी हुई है, गरीबों को खाई जा रही है, तो ये या अमीर भी है, गरीब भी है, आला तालीम याफ्ता भी है, गुजरा और बल्कि बड़े बड़े ओहदों पर रहने वाले भी हैं। जब रियासत का दिल चाहता है उनको भी रगड़ा लगा देती है, जब चाहता है तो उनको सीने से लगा लेती है। तो बहरहाल रियासत को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। अल्लाह हाफ़िज़।